हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 14 के साथ हैं। जिन लोगों ने भी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है अभी तक, वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, सभी प्रैक्टिस सेट्स को देखें और अपनी प्रैक्टिस को करते रहें। इसके साथ ही आप लोग टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। ग्रुप का नाम है स्टडी विद सीमा। आप लोग सर्च करेंगे तो आपको सर्च लिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिए। तो बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आपके सामने, राज्य के अंतर्गत यदि राजा चोर का पता लगवाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए यह पाप के समान है। यह कथन किसका है? मनु का, कौटिल्य का, ग्रीन का या फिर हंट का? तो इनमें से किसने ऐसा स्टेटमेंट कहा है कि राज्य के अंतर्गत यदि राजा चोर का पता लगवाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए यह पाप के समान है? तो ये कथन किसने कहा है? जल्दी से इसके लिए राइट आंसर आप लोग सोचिए क्या होगा। तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, मनु ने ये स्टेटमेंट दी है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है? तो ये स्टेटमेंट किसने दी है? क्या ये बर्क ने दी है, अरस्तु ने दी है, मैकाइवर ने दी है या फिर बार्कर ने दी है? तो ये स्टेटमेंट किसने दी है? बर्क ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो राइट आंसर क्या है? बर्क ने ये स्टेटमेंट दी है। नंबर 3 है आपके सामने, वह विचारक जिसके चिंतन में आदर्शवाद और उदारवाद का संबंध मिलता है कौन है? हीगल है, इमैनुअल कांट है, TH ग्रीन है या फिर बेंथम है? तो वो कौन है जिसके चिंतन में आदर्शवाद और उदारवाद दोनों ही विचारधारा मिलती है? तो राइट आंसर इसके लिए क्या है? TH ग्रीन वो विचारक है जिनके चिंतन में आदर्शवाद और उदारवाद का समन्वय मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, अलिखित और लिखित संविधानों में भेद मात्रा का है, गुणों का नहीं। यह कथन किसका है? अरस्तु का, गार्नर का, JS मिल का या फिर लास्की का? तो ये इनमें से किसका स्टेटमेंट है कि अलिखित और लिखित संविधानों में भेद मात्रा का है, गुणों का नहीं? तो ये स्टेटमेंट दी है गार्नर ने ऐसा कहा है। नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्वाचन सुधारों से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सी समिति है जो निर्वाचन सुधारों से संबंधित नहीं है? तारकुंडे समिति, N बोहरा समिति, दिनेश गोस्वामी समिति या फिर इंद्रजीत गुप्ता समिति? तो कौन सी समिति है जो चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर है इसके लिए N बोहरा समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों समितियां, तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति, आपकी भारत के में निर्वाचन सुधारों से संबंधित है। अब थोड़ी सी इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तारकुंडे समिति सबसे पहले 1974 में आती है, ये याद रखना है आप लोगों को। और याद क्या रखना है कि तारकुंडे समिति की सिफारिशें क्या क्या थी? तो तारकुंडे समिति ये सिफारिश की थी कि जो वयस्क मताधिकार की आयु है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाना चाहिए। और ये किस संशोधन के द्वारा हुआ था? 61वें संविधान संशोधन द्वारा। निर्वाचन के लिए अधिकतम व्यय योग्य राशि का निर्धारण करना चाहिए। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के चुनाव व्यय का लेखा जोखा निर्वाचन आयोग के सामने प्रस्तुत करे और इसके साथ ही चुनाव प्रत्याशी एक निश्चित नामांकन राशि जमा करे। तो ये सिफारिशें किसने की थी? तारकुंडे समिति ने। कब आई थी? 1974 में इसका गठन हुआ था। अब बात करते हैं दिनेश गोस्वामी समिति की। 1990 में ये आई थी। इसने क्या सिफारिशें की थी? अवैध रूप से लूटे गए बूथों पर फिर से मतदान की व्यवस्था हो। जिन बूथ पर अवैध रूप से मतदान किए गए हैं उन पर दोबारा से मतदान होना चाहिए। मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग होना चाहिए, EVM का प्रयोग किया जाना चाहिए। बोगस मतदान की समस्या से बचने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था की जानी चाहिए। बोगस मतदान मतलब जो मतदाता है वो न देकर उसके बदले कोई और दे रहा है, इसलिए उसके मतदाता पहचान पत्र पर फोटो लगी होनी चाहिए ताकि मतदाता की पहचान हो सके। निर्वाचन से संबंधित याचिका की शीघ्र सुनवाई की जानी चाहिए। अगर इससे संबंधित कोई याचिका आती है तो उसकी जल्द से जल्द सुनवाई की जानी चाहिए। यदि केंद्रीय या राज्य स्तर के सदन का कोई स्थान खाली हो जाए तो 6 माह के अंदर निर्वाचन की व्यवस्था की जानी चाहिए।
इसके साथ ही इस समिति की सिफारिशों से बूथ कैप्चरिंग तथा बोगस वोटिंग जैसी समस्याओं का समाधान हुआ, किंतु अभी भी चुनाव व्यय से संबंधित समस्या विद्यमान थी और इसके लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन किया गया। तो इंद्रजीत गुप्ता समिति आती है आपकी 1998 में। सिफारिशें क्या क्या की इन्होंने? लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव का व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए। ऐसे प्रत्याशी जो अपना वार्षिक आयकर रिटर्न दाखिल करने में असफल है को चुनावों में आर्थिक सहायता न दी जाए। 10,000 से अधिक चंदे की राशि ड्राफ्ट अथवा चेक के माध्यम से प्रदान किए जाने की व्यवस्था हो। इंद्रजीत गुप्ता समिति के बाद चुनाव सुधारों के लिए कौन सी समिति का गठन हुआ? के संथानम समिति का। NN वोहरा समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है, यही हमारा राइट आंसर था। तो ये किससे संबंधित है? तो NN वोहरा समिति जो है ये PV नरसिम्हा राव सरकार की ओर से गठित की गई थी 1993 में। वोहरा समिति ने नेताओं, अपराधियों और नौकरशाहों के गठजोड़ की ओर सबका ध्यान दिलाते हुए इसका समाधान भी बताया। ठीक है। यह किसकी अवधारणा है कि मुसोलिनी कार्य रूप में मैकियावेली का प्रिंस है? बार्कर का, लास्की का, जोड का या फिर ऑक्सफोर्ड का? तो ये इनमें से किसका यह मानना है कि मुसोलिनी कार्य रूप में मैकियावेली का प्रिंस है? तो राइट आंसर इसके लिए क्या है? बार्कर का ये मानना है। नंबर 7 है आपके सामने। किसने कहा कि असंलग्नता का अर्थ है सर्वसंलग्नता? नेहरू का, इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का या फिर अटल बिहारी वाजपेयी का? तो इनमें से किसका मानना है कि असंलग्नता का अर्थ है सर्वसंलग्नता? तो राइट आंसर इसके लिए क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी का ये मानना है। क्वेश्चन नंबर 8 है। कथन और कारण आपके सामने दिया गया है। कथन दिया गया है सुशासन और डिजिटल शासन परस्पर संबंधित है। कारण दिया गया है ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की समुचित तकनीक की उपलब्धता के कारण ई शासन तक पहुंच नहीं है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब जल्दी से अपने ऑप्शंस को सिलेक्ट करिए और राइट आंसर लिखिए। तो राइट आंसर इसके लिए क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं है। जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिक के अधिकारों को निश्चित करता है, यह कथन किसका है? अरस्तु का, प्लेटो का, गैटिल का, JS मिल का? राइट आंसर क्या है? टाइम स्टार्ट होता है। अब जल्दी से राइट आंसर अपना सोचिए क्या होगा इसके लिए। तो राइट आंसर है इसके लिए गैटिल। गैटिल का यह स्टेटमेंट है कि संविधान राज्य के कार्य तथा नागरिक के अधिकारों को निश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है। कथन ए दिया गया है आपके सामने। कथन दिया गया है। असर्शन क्या दिया गया है? संविधानवाद का अनिवार्य लक्षण है सीमित सरकार। और रीजन दिया गया है सरकार हित समूहों से सीमित होती है। तो राइट आंसर इसके लिए क्या होगा? क्या दोनों स्टेटमेंट सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है? ऑप्शन बी है कि दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ऑप्शन सी दिया गया है कि असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। और ऑप्शन डी दिया गया है कि असर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से अपने आंसर को सोचिए। तो इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होने वाला है कि जो संविधानवाद का अनिवार्य लक्षण सीमित सरकार है, तो ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन रीजन क्या दिया गया है कि सरकार हित समूहों से सीमित होती है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो असर्शन यहाँ पर सही है और रीजन गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज हमने डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक के बटन को प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। कम्युनिटी पोस्ट में जो क्वेश्चंस डाले जाते हैं उनका आंसर आप लोग जरूर किया करिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।